रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पंजाब में वज़ीर आला का ताज किसके सर पर पहनाया जाएगा, फैसला कल होगा। हमजा शहबाज या चौधरी परवेज़ इलाही। इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला भी जारी है। वोटों की खरीदो फरोख्त की बात हो रही है, MPAs को ऑफ़र देने की बात हो रही है। लेकिन बहरहाल इस फैसले के यानी वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के जो सियासी असरात हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर बहुत ज़्यादा मुरतब हो गए। दूसरा जो एक बड़ा अहम फैसला गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला यानी कराची और हैदराबाद डिवीज़न उसे मुलतवी कर दिया 28 अगस्त तक के लिए। इस मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे किए हैं। इल्ज़ाम आयद किया है जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर ये इलेक्शन मुलतवी करवाए हैं, और वजह उसकी यह है कि वो समझते थे कि उन्हें इन इंतखाबात में शिकस्त होगी और PTI कामयाब होगी पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की तरह। तो ये मामला क्या है, ये मामला किस करवट बैठेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़। मेरे साथ मौजूद है MKM के ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर नवाबज़ादा तैमूर तालपुर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहतरम जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ख्वाजा इजहार साहब, पहले ये ज़रा इलेबरेट कर दें, MKM का मौक़िफ़ क्या है? आपका हल्का बंदियों पर एतराज़ है, 148 के हवाले से आपकी कोई वो है? आप इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, और इल्ज़ाम यह है कि आप राह फ़रार इख्तियार करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जो भी लोग ये बात कर रहे हैं राह फरार, बड़ा अहमकाना किस्म का बयानिया है। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कोई हमारी अदालतें तो नहीं है, तो पाकिस्तान की अदालतें उन ट्राइब्यूनल्स हैं। और आपको याद होगा कि हमने एक पिटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में 140A पे, जी जिसपे हमने बड़ी मिन्नतें तरले करके इमरान खान साहब को भी उसमें पिटिशनर बनाया था, असद उमर साहब भी पिटिशनर थे। उसका फैसला आ गया और उस फैसले में आ गया कि ये जो लोकल गवर्नमेंट 2013 का निज़ाम है, जिसका सेक्शन 74-75 उन्होंने डिलीट करने और बहुत सारे बोर्ड्स को लोकल गवर्नमेंट के ताबे करने का हुक्म दिया। तो PTI सबसे पहले इस फैसले के बाद हाई कोर्ट पहुंची। खुर्रमशेर जमान उसमें वो हैं एप्लीकेंट, और उन्होंने जाके कहा कि जनाब ये जो लोकल गवर्नमेंट का लॉ है, सिंध हुकूमत को फरीक बनाया कि इसमें अमेंडमेंट की जाए, और जब तक अमेंडमेंट ना हो, ये प्रेयर है, जब तक इंतखाबात ना किए जाए। उसके बाद हमने पीपल्स पार्टी और PMLN से एग्रीमेंट की और कहा कि भाई 140A के स्प्रिट में इस फैसले के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। फिर जमात इस्लामी के राजा आरिफ सुल्तान मिन्हाज साहब है, जो कि नायब अमीर हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन गए और उन्होंने भी जाके कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन को 140A की स्प्रिट में होना चाहिए, इसलिए इसको आगे बढ़ाया जाए। फिर उन्होंने उसमें बारिशों का भी जिक्र कर दिया, मुहर्रमुल हराम का भी जिक्र कर दिया। जब हमने ये बात ट्रिब्यूनल में की और हमने भी जाकर ट्रिब्यूनल में कहा कि भाई अगर इसी निज़ाम के तहत ये इंतखाबात होते हैं, इसमें दो बड़ी खराबियां। एक तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसको अमल होना चाहिए, दूसरा डीलिमिटेशन है कि अगर हमारी UC की बाउंड्री 25,000 का उसमें मार्जिन है कि जनाब 25,000 से 45,000 या 50,000 तक हमारी UC हो सकती है, और इंटीरियर में वही मार्जिन 10,000 का है, तो ये वॉयलेशन है वन मैन वन वोट, और वो जो एक पैरिटी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी खिलाफ वर्जी है। तो हमें ये डीलिमिटेशन भी दोबारा करवानी थी। अल्लाह का शुक्र है हमारी वो बात भी मानी गई और सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं ताकि वो डीलिमिटेशन, जो कि सूबाई हुकूमत शायद उसमें करने से लैलो ताल से काम ले रही है, तो ये एक मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और डीलिमिटेशन, जो कि सिंध के अवाम के लिए बेहतरी है कि तमाम यूनियन काउंसिल एक जैसी होनी चाहिए, चाहे कराची से कश्मीर तक। और इसमें PTI सर फहरिस्त है, जमात इस्लामी मौजूद है, और फिर सिंध असेंबली की एक सेलेक्ट कमेटी जिसमें फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हैं, हलीम आदिल शेख साहब भी हैं, जमात इस्लामी के रशीद साहब भी हैं। उन मिनट्स में हमने ये बात की कि भाई आप एक रेजोल्यूशन हमने पास की कि हाई कोर्ट को जाके ये कहें, उसमें हमने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास की, मिनट्स मौजूद हैं मेरे पास, कि जनाब हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल जाके ये जमा कराए कि जब तक ये सेलेक्ट कमेटी कानून साजी नहीं करती तब तक इंतखाबात को इल्तिवा का शिकार किया जाए, ताखीर की जाए। अब किसी का मौकिफ हो ना हो, अब कोई अपना मौकिफ बदल कर
धरने दे या इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाए या एमकेएम पे इल्जाम लगाए, तो मैं समझता हूँ ये एक मुनाफकत होगी। हमारा बहरहाल अपना अटल फैसला है 140A के तहत डिवॉल्व हो हम्म। और डीलिमिटेशन यूनिफॉर्म हो, और हम इस पर कायम है और अल्लाह का शुक्र है हम अदालतों से मुकदमे जीत रहे हैं। ठीक। अब तैमूर तालपुर साहब, सिंध गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या है? क्योंकि वो कहते हैं कि जी एक इम्प्रेशन बना कि पंजाब के अंदर चूँकि ज़िमनी इंतखाब हुए और उन ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, तो ख़तरा था कि अगर कराची के जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती तो ये बड़ा वो जो वेव एक है उसको वो इन्हांस हो जाती, वो बढ़ जाती। इस वजह से आप भी उस मिली भगत में शरीक हैं कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो है वो मुलतवी करवाए जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो हमारा एक मौक़िफ़ था, एमकेएम के साथ हमारी कमिटमेंट थी, जो हम समझते थे कि बुनियादी एक राइट है कराचियाइट्स का, सिंध के शहरियों का, कि जब तक डीलिमिटेशन ना की जाए, जब तक हमारा फिर से सेंसस ना किया जाए, तब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए, कायमदारी रहे। दूसरी बात, जहाँ तक पंजाब की बात है तो मुझे पता नहीं है किसी का क्या पर्सपेक्टिव है। मैं समझता हूँ कि पंजाब में पीटीआई का ग्राफ फर्दर 25% गिरा है, क्योंकि वो 20 सीटें जो या तो पीटीआई की थी या फिर कुछ उनके इत्तेहादियों की थी, उनमें से 20 की 20 सीटें मैं पीटीआई की समझता था। आज उन 20 में से 15 सीटें पीटीआई की हैं, 5 जो है सीटें गई हैं मुस्लिम लीग नून को, यानी कि 25% नून लीग का वहां पर ग्राफ बेहतर हुआ है। तीसरी बात, सिंध में जो पीटीआई का हाल है और जो हशर है वो तो मेरे ख्याल से किसी से छुपा हुआ नहीं है, और मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन में जो रिजल्ट आपके पास आए थे फर्स्ट फेज में वो बड़े क्लियर डियर है, इट्स लाइक वेरी ट्रांसपेरेंट। तो वही रिजल्ट फिर से रिपीट होने जाएंगे सेकेंड फेज में। मैं खुद पर्सनली तो बिल्कुल भी इस चीज के फेवर में नहीं था कि इलेक्शन डिले होते, पर इलेक्शन डिले हुई है। कोई इलेक्शन हमने पोस्टपोन किए हैं, किसी डेट तक किए हैं, कोई इलेक्शन कैंसिल नहीं हुए हैं। इंशाल्लाह ताला हर साहब इलेक्शन जल्द होगा, नई डेट पर होगा, और जो छतरौल होनी है पीटीआई की, उसका मजा आप भी लीजिएगा, मैं भी लूंगा और ख्वाजा इजहार भी लेगा। तो तैमूर साहब, ये जो सेकंड फेज़ था, ये जो डीलिमिटेशन वाली बात की है ख्वाजा इजहार साहब ने, तो डीलिमिटेशंस जो है इसके अंदर एलिगेशन है कि पीपल्स पार्टी ने वो डीलिमिटेशंस की हैं जिससे उनको फ़ायदा पहुँचे, जो जिसका इजहार कर रहे हैं ख्वाजा इजहार साहब के जी, जो कोई यूसी जो है वो 25,000 पे है और कोई यूसी 80 या 90,000 पे है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। और आपने इस तरीके की हल्का बंदियाँ की हैं बिलखुसूस हैदराबाद के हवाले से कि हैदराबाद में एमक्यूएम का मेयर ही ना बन सके। साथ आप बैठे हैं लेकिन बारीक काम पूरा किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं जो ख्वाजा साहब को शिकायतें हैं वो हमें भी हैं। मैं खुद जाती तौर पे सिंध काबीना का एक मेंबर हूं, ठीक। और मैं भी कोर्ट में गया हूं इस डीलिमिटेशन के खिलाफ मेरे हल्के के लिए। इसी तरह से बहुत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने एमपीएस हैं, एमएनएस हैं जो कि इससे खुश नहीं हैं। ये काम अपनी मर्जी से इलेक्शन कमीशन ने किया है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या किसी भी जमात का ना कोई किरदार है ना हो सकता है। अगर होता तो सबसे पहले मैं कम से कम अपने PS 53 के हल्के को जरूर करेक्ट करा था, जो कि मेरे ख्याल से उसमें कुछ गलतियां की गई हैं। पर मैं भी कोर्ट में गया हूं और मैं समझता हूं मेरे भाई ख्वाजा इजहार साहब को भी इसके लिए कोर्ट में जाना चाहिए। अच्छा, मैं इससे पहले कि फिरदौस साहब की तरफ जाऊं, इजहार साहब अगर आप इसका जवाब दे दें कि ये जो डीलिमिटेशन वाला मामला है, ये अगर इलेक्शन कमीशन ने किया है और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को या बड़े स्टेक होल्डर्स को ही उस पर एतराज़ है, तो फिर ये मामला चल कैसे रहा है आगे? देखिए, डीलिमिटेशन एक्ट की एक मखसूस जो है ना उसका एक तरीक़ेकार है, ठीक ठीक। और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ऐसे कर दिए जो कि बादियों नज़र में उसका फ़ायदा ज़ाहिर है या तो एमकेएम को होगा या पीपल्स पार्टी को होगा। तीसरी जमात तो फिलहाल अभी बल्दियात में कोई ऐसी उभर के आई नहीं है। ये इलेक्शन के बाद तय होगा कि पीटीआई और जमात इस्लामी की पोजीशन क्या है, लेकिन हम अपनी उस निगाह से देख रहे हैं। ठीक। तो बादियों नज़र में बाज़ जगह पे पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, और ये बात दुरुस्त है कि हम सुप्रीम कोर्ट जो जा रहे हैं, शायद कल पिटीशन हमारी लग जाएगी। हम इलेक्शन कमीशन को पार्टी बना रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी को पार्टी नहीं बना रहे। ठीक। हम इलेक्शन कमीशन को पार्टी बना रहे हैं। सिंध हुकूमत को एज ए मुआविन इलेक्शन कमीशन
हम नोटिस कराएंगे कि ये इसकी बाउंड्रीज हैं, ये डिलिमिटेशन एक्ट है, ये इसका सेक्शन 9 है, ये इसका सेक्शन 10 है, इसकी खिलाफवर्जी है। तो जहां जहां जिस तरह तैमूर अपने हल्के में गए हैं, हम भी पूरे कराची के अंदर जा रहे हैं, और जहां जहां हमारी बात आइन और कानून के तहत अदालत तस्लीम करेगी, वहां वहां हम डिलिमिटेशन दोबारा करवाएंगे। तो ये क्या मामला हुआ जो नासिर शाह साहब का एक ख़त था जो मंजर आम पे आया कि सिंध हुकूमत जो है वो हल्का बंदियाँ तब्दील नहीं करना चाहती, ये मामला क्या है? यानी कि सिंध हुकूमत अब यानी ये पीपल्स पार्टी चाहती है कि हल्का बंदियाँ ना तब्दील हों, जो हो गई हैं वही रहें? जी, उन्होंने ये कहा है कि पर्टिकुलरली डिलिमिटेशन पर सिंध हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। यानी उन्होंने अपना एक एतराज उसमें जो है ना दाखिल करने का, जिनसे हमारा कमिटमेंट भी हुआ था, वो करना भी चाहिए शाह साहब को, लेकिन उन्होंने लेटर लिखा। मेरा ख्याल है लेटर भी खुद सिंध हुकूमत को नोटिस कराने के लिए काफी है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, फायदा दो ही जमातों को हो सकता है, या तो एमकेएम को हो सकता है या पीपल्स पार्टी को। तो अगर इस वक्त एमकेएम खुश नहीं है तो यकीनन बादियों नजर में पीपल्स पार्टी को फायदा हो रहा है। तो पीपल्स पार्टी का कोई भी वजीर यही लिख के देगा कि भाई हमें कोई एतराज नहीं है डिलिमिटेशन पे, हम सिंध हुकूमत को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जिसको फायदा हो रहा है उसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ हमें नुकसान हो रहा है तो हम जरूर जाएंगे। ठीक है फिरदौस साहब, मेरा सवाल ये था कि ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने एक पूरे पस मंज़र में बात की। उन्होंने कहा कि 140A की एक्चुअल स्प्रिट के मुताबिक जो इख्तियारात हैं वो हम चाहते हैं, और दूसरा जो डीलिमिटेशंस हैं वो हम चाहते हैं कि वो बराबरी की बुनियाद पर हों, हमारे साथ उसमें ज़्यादती हुई है। यही मामलात लेके हम इलेक्शन कमीशन और अदालतों में गए हैं, और हमारी तो कोई मिली भगत नहीं है, ये अदालतों के या इलेक्शन कमीशन के फैसले हैं। हम मुकाबला करना चाहते हैं क्योंकि हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं कराची के। उन्हें सिर्फ गलती इतनी करती थे, अब वो कहीं नहीं खड़े कराची में, कोई भी सर्वे देख लीजिए। एमकेएम ने जब से वोटों की तिजारत का कारोबार शुरू किया है, अब लोग उनके लिए कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। तो जहां तक ये ताल्लुक है कि बल्दियाती कानून सही नहीं है, 16 फरवरी के बाद से आज की तारीख तक सिर्फ 4 मीटिंगें हुई हैं। ठीक। और एमकेएम खामोश है, इसलिए कि वो मीटिंगों में नहीं डिस्कस कर रही है कानून, वो बैकडोर चैनल से पीपीपी के साथ कोई नेगोशिएशन कर रही है। तो कमेटी में तो फिरदौस साहब आप भी हैं, इजहार साहब भी हैं। जी जी, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो सीधी सीधी बता रहा हूँ कि 4 मीटिंगें अगर सिर्फ होंगी 16 फरवरी से लेके जुलाई के अंदर, तो किधर जाएगा ये मामला? कितने, कोई 2/3 में फैसला करेंगे? फिर डे टू डे सिटिंग नहीं की। 16 फरवरी के बाद पहली मीटिंग कॉल कब की है? जब इन्होंने लोटा क्रेसी को फुल्ली प्रमोट कर दिया, और सब खामोश बैठे हुए सिवाय हमारे। क्या हम खत लिख लिख के सब चीजें कह के भाई ये सेलेक्ट कमेटी बनाई क्यों थी? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, सब कुछ किया। और बात ये है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें किसी किस्म की रिलीफ नहीं दी, हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया। हम भी गए, इनकी पार्टी भी गई, उन्हें कहा नहीं पहले हम चाहते हैं बल्दियाती निजाम हो, उसके बाद जो भी होगा होगा। नहीं दी रिलीफ। ठीक। ये डिले किस तरह हुआ है? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो अपने इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, नवाबजादा तैमूर तालपुर साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे मेहमान हैं। ख्वाजा इजहार साहब वो कहते हैं जी आप सीरियस नहीं हैं, असल नेगोशिएशन आपकी बैकडोर हो रही है पीपल्स पार्टी के साथ, कमेटी में तो आपने खामोशी इख्तियार कर रखी है। नहीं, कमेटी में हमने काफी क्लॉजेस की, कमेटी में तो बहरहाल काफी संजीदगी से इस पे डिस्कशन होता रहा, लेकिन ये जरूर है कि कानून साजी कम, बुकरातियत ज्यादा होती रही। जिसके पास माइक होता था वो आधे घंटे की तकरीर करता था। आप समझ रहे मेरा इशारा किधर है? कानून पे बात कम होती थी। अमेरिका, लंदन, यूरोप, जर्मनी ये डिस्कस हो रहा होता था। उसके बाद फिर खाना खाते थे, खाना खाने के बाद जनाब फिर लॉ पे संजीदगी थे। इस कमेटी के किसी रुकन ने संजीदगी से डिस्कशन ही नहीं की। अब 4 मीटिंग हुई हो या 5 हुई हो, मौकिफ तो एक था ना, मौकिफ एक था या नहीं था? क्या ये करारदाद पास हुई कि नहीं हुई कि हाँ एडवोकेट जनरल जाकर हाई कोर्ट में ये कहे कि हाँ इंतखाबात जब तक नहीं कराए जाएं, जब तक 140A ना हो? क्या 140A में इमरान खान पिटिशनर नहीं थे? क्या असद उमर पिटिशनर नहीं थे?
क्या आप हाई कोर्ट खुर्रम शेर जमान पिटिशन के अंदर आप ये लेके नहीं गए? भाई आखिरकार अब ये जो 16 दिन 12 दिन की बहस है ये अलग है। मुझे नहीं पता कि मुहर्रम के दौरान भी क्या कैंपेन चलाई जाएगी। मुहर्रम के बाद अगर इलेक्शन कमीशन ने 16 दिन का टाइम दिया है तो ठीक है, मजालिस इबादत के बाद हम 16 दिन में दोबारा कैंपेन हर कैंडिडेट शुरू करेगा। और फिर एक और बात, फिरदौस भाई ये पता करे इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन क्या होती है। ये वोटिंग हम कहाँ कराएंगे? सड़कों में, गलियों में। चारों सूबों के अरकान होते हैं, वो बैठते हैं और मेजोरिटी से फैसला होता है। बलूचिस्तान का भी होता है, केपीके का भी होता है, पंजाब का भी होता है, सिंध का भी होता है। कम से कम उस कंपोजिशन को तो पढ़ें, हर चीज को मजाक तो नहीं बनाए। तो उसमें मेजोरिटी से एक फैसला हुआ कि हाँ भाई दलील दुरुस्त है। अच्छा भाई 24 को बारिशें हैं, क्या गलत कह रहे हैं? बारिशें, कौन जाएगा वोट डालने के लिए? अगर आपका 10% नीचे टर्नर हुआ तो वैसे ही पूरा इलेक्शन नल एंड वाइड हो जाएगा। फिर दूसरा ये बताइए, क्या इस वक्त जो सूरत हाल आप हम सब कह रहे हैं डिलिमिटेशन पर, क्या वो कानून से गलत है? क्या 140 गलत बात कर रहे? सिंध हुकूमत के साथ अगर हमारे बैकडोर से मुज़ाकरात हैं तो 3.5 साल आपके साथ भी तो बैकडोर मुज़ाकरात होते रहे। दूसरी बात ये, अभी आ गए ना इलेक्शन, 245 भी आ गया, अवाम आपको वोट देगी, हम सरे तस्लीम खम करेंगे। जनाब आप अपना मेयर लाइए। माशाल्लाह आपने 4 साल पेशावर का मेयर ऐसा लाए जिसका एक टिकर नाम तक नहीं सुना कि केपीके में वो शानदार मेयर जो दुनिया का सबसे बेहतरीन मेयर था, जो लोकल गवर्नमेंट का निजाम चला रहा था, उसका नाम क्या है ना ही आपको पता होगा। जनाब अगर आप कराची की अवाम आपको वोट देती है तो भैया बिल्कुल वोट लें, लेकिन आप हम पे ये कदगन ना लगाएं। जो कोई हमने आपके साथ कोई निकाहनामा थोड़ी साइन किया था कि आप जो है ना वो या कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट था कि आप हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। आप अपना काम करें, हम अपनी सियासत कर रहे हैं। तैमूर भाई आप मुस्कुरा रहे हैं, फिरदौस भाई की बातों पे भी आप मुस्कुरा रहे थे। वो कहते हैं हाथों के तोते उड़ गए हैं आपके, ये पंजाब के रिजल्ट देखिए। यही सवाल मैंने पहले रखा था, अब फिरदौस भाई ने बता दिया। उन्होंने कहा जी कराची और हैदराबाद भी आपके हाथ से निकल जाता। उस वेव को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली सिंध हुकूमत ने कहा हम नहीं करा सकते, जिस पे इलेक्शन कमीशन को फैसला करना पड़ा। जिस पार्टी के अपने एमएनए एमपीए न्याजी को नशई न्याजी कहते हो, तो आपके ख्याल से वो फिर क्या बातें कर सकते हैं और किसके हाथों के पता नहीं क्या ही उड़ा रहे हैं। हवा इनकी अपनी निकली हुई है, ग्राफ इनका पंजाब में नीचे चला गया है, सिंध में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये ख्वाजा साहब जब तक इनके साथ थे तो इनमें कुछ ना कुछ डंडा लेके चलने का सहारा था। अब वो डंडा भी इनसे चला गया, ये सारे जमीन पर पड़े हुए हैं। और मुझे इतनी खुशी होती कि अगर ये इलेक्शन टाइम पे होता, और किसी वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं जो जलालत होनी थी पीटीआई के साथ सिंध के पूरे सूबे में, मैं उसको एंजॉय करता। इनकी बुखलाहट का शिकार होते हुए आप इनकी हालत देखें कि न्याजी कहता है कि जरदारी लाहौर में क्यों बैठा है। क्यों भाई? आपके वालिद का लाहौर है या कोई इंडिया का हिस्सा है? आपके बाप का शहर है? जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में जहां जाएं जाकर बैठे। अगर आपके पीटीआई के एमपीएस उनको मिलने जा रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? जब आपके एमपीएस खुद आपसे तंग है, फिर आपके एमपीएस कहते हैं कि हम जो है इसको वोट क्यों दे, हम पीटीआई का कैंडिडेट होता उसको वोट देते। पर और मेरे साथ बैठ के इनके एमपीएस ने शिकायत की है कि सर हम वोट बिल्कुल देते अगर इनका अपना पीटीआई का कैंडिडेट होता, काफ लीग के कैंडिडेट को हम वोट नहीं देना चाहते। तो ये अपना किबला दुरुस्त करें, ये पंजाब में अपने आप को सुधार लें, सिंध की बात छोड़ दें, सिंध इनके बस की बात नहीं है। तो कह रहे हैं इमरान खान साहब एक सिरे से शुरू होंगे दूसरे सिरे तक जाएंगे। इमरान खान साहब एक सिरे से शुरू होंगे दूसरे सिरे तक जाएंगे, जलसे करेंगे और आपको पता चलेगा कि सिंध में पीटीआई कितनी पॉपुलर है। ये तो मजाक लग रहा है मुझे। ये जो उनके साथ हुआ था ना, जब इनको 22 लाख लोग इस्लामाबाद लाने थे और 20,000 पहुंचे, तो यहाँ पर जो है ना यही हशर होना है जहां आएंगे। और खसूसन सिंध में तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना आए, क्योंकि सिंध में बड़े गंदे गंदे लोगों ने, सिंधी लोगों ने, कराची के लोगों ने, हैदराबाद के लोगों ने गंदे गंदे टमाटर पता नहीं कब से रखे हुए हैं, जो सूख गए और खराब अंडे रखे हैं। वो इंतजार में कि नशे ही न्याजी आए तो उसको जरा ठीक ठाक हम ठोक के दिखाएं। फिरदौस साहब, ये एमकेएम जब तक आपके साथ थी, ये नफीस लोग थे, जब तक आपके साथ थे आप इनको बड़ा वज़नदार कहते थे कि जी इन्होंने बड़ी उसूलों की सियासत की है। ये जुम्मा 8 दिन हुए नहीं आपसे अलहदा हुए, आपको सब बुराइयां एमकेएम के अंदर नज़र आने लग गई।
कल मिल के आप पिटिशनर थे अदालतों के अंदर, और ख्वाजा इजहार साहब कहते हैं 3-3.5 साल आपके साथ भी तो बैकडोर राब्ते रहे, मुलाकातें रहे, तो एमकेएम आपको अचानक से इतनी बुरी क्यों लगने लग गई? कराची के अंदर अगर हमारी एक जमात थी जिसने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आवाज उठाई, अल्ताफ हुसैन को पब्लिकली कंडेम किया, उसकी दहशतगर्दी सामने लेके आए, पत्ताखोरी को कंडेम किया, शहर को बंद करने को कंडेम किया, बसें जलाने को कंडेम किया, इस शहर की मईशत को जितना नुकसान पहुंचाया एमकेएम अल्ताफ हुसैन ने, तो कोई और जमात नहीं थी। और जिनको याद रहना चाहिए कि जब इत्तेहाद हुआ था और मुझसे एक इंटरव्यू लिया गया था, तो मैंने तो उस वक्त भी इनके को क्या लफ्ज इस्तेमाल किए थे कि ये हमारी मजबूरी है, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन फिर आप इमरान खान साहब के कहने पे खामोश भी हो गए ना। इमरान खान साहब ने कहा कि अपनी तलवारें न्याम में रख लो। इमरान खान साहब ने जब मुझे हुक्म दिया तो मैंने कहा मैंने अपनी तलवार न्याम में रख ली। जी बिल्कुल, ठीक नहीं। बात यह है कि ये नफी सुख जब इन्होंने अल्ताफ हुसैन को खैरबाद किया तब तो हमने इनसे इत्तेहाद किया। अगर ये अल्ताफ हुसैन को खैरबाद नहीं कहते हम इनसे कभी इत्तेहाद भी नहीं करते। इसलिए हम किसी फासिल जमात जमात के साथ नहीं करेंगे। हम इनको सिवाय सहाबा से कम नहीं समझते थे। हम सिवाय सहाबा से कोई इत्तेहाद नहीं कर सकती ये जमात, कोई भी रूप आ जाए। तो ये पीटीआई नहीं करेगी किसी भी एक्सट्रीमिस्ट जमात से, किसी भी फासिल जमात। चलो ये तो 22 अगस्त के बाद की एमक्यूएम है ना, ये तो अब आपकी इत्तेहादी रही है आपके ये साथ। तो 22 अगस्त के बाद की एमक्यूएम है जिसमें हम ये समझता हूँ मेरे जो भी जैसे भी ताल्लुकात हैं, मैं ख्वाजा इजहार साहब को एक बहुत अच्छा सियासतदान समझता हूँ। डिफरेंस तो हो सकते हैं। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी को जेन्युइनली नफीस आदमी समझता हूँ। मैं कुछ को इनके नहीं समझता अच्छा, मैं वसीम अख्तर को नहीं समझता अच्छा। मैं समझता हूँ कि उसने एमकेएम करप्ट आदमी है और करप्शन फैलाई है और मैंने अपनी आंखों से देखी है, तो मैं उसको अच्छा नहीं कहूंगा। मैंने केएमसी में रहते हुए देखी है। वो तो फिर फिरदौस साहब आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको इजहार साहब अच्छा नहीं समझेंगे। वो कहेंगे अली जैदी ने बड़ी करप्शन की है, मैं अच्छा नहीं समझता, किसी और का नाम ले साबित सकते। करे ना, मैं तो साबित करूंगा। अच्छा। ये जो तैमूर तालपुर साहब कहते हैं इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने असेंबली में रमेश कुमार की पूरी हिस्ट्री रख दी थी अपनी बजट तकरीर में। क्यों नहीं बोले मुराद अली शाह के मैंने गलत बातें कही हैं? कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो डायरेक्ट प्रूफ असेंबली में ऑन रिकॉर्ड रख के दिए हैं। इनको भी जाके देख लीजिए कि 250 करोड़ रुपए दे दिए गए 18 दिन की वर्किंग डेज में। ये कौन सी कहते हैं कि इन्होंने खरीदारी नहीं की। लेकिन फिरदौस साहब अब इलेक्शन तो कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं गए। का नाम अब इलेक्शन तो कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं गए, 1 महीने का टाइम है जिसमें मुहर्रम भी है और जिसमें 14 अगस्त भी है। तो क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से अब आपको लग गया कि नहीं ये बहुत 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 बड़ा जुल्म हो गया, बहुत गलत बात हो गई? जी सर, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ इलेक्शन में कितने दिन बाकी रह गए? 3 दिन। ठीक। जिन लोगों ने ये गरीब गुरबा का इलेक्शन है, ये अमीर उमरा का नहीं है। इसमें काउंसलर जो है उसकी 30-40 हजार रुपए आमदनी होती है। वो इलेक्शन अपने शौक में, सियासी शौक में लड़ता है, कर्जे लेके लड़ता है, सपोर्ट लेके लड़ता है। उसने सारे खर्चे कर चुका था। ठीक। उसका किधर गया? जितना आप डिले करते रहेंगे उसका जो माजी का इलेक्शन का एक्सपेंस है वो टोटल ही जाया हो जाता है। ठीक। क्या इस बात का एहसास नहीं है इलेक्शन कमीशन को? ठीक। ये गरीब आदमी, गरीब जो पॉलिटिशियन है उसके ऊपर कितना बोझ डल गया इसका। तो अब ये तो वो पार्टी है अब जिन्होंने मैदान में उतरी नहीं है। एमक्यूएम और पीपीपी ने पहले से फैसला कर लिया था। आप दिखाइए शहर में इनके पैनल। मैं चैलेंज करता हूँ कि गिन लीजिए कि मेरी यूसी में आ जाइए, हमारे नजर आ जाएंगे, टीएलपी के नजर आएंगे, जमात इस्लामी के नजर आएंगे, एमक्यूएम का नजर नहीं आएगा, पीपीपी का नजर नहीं आएगा। इंतखाबी मुहिम ही नहीं चलाई पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने। मैं आपको यूसी को जिना टाउन के अंदर चैलेंज कर रहा हूँ कि आके देख ले तैमूर तालपुर। इजहार साहब जिना टाउन में तो एमकेएम का मरकज है, बहादुराबाद, जहां तक मेरी मालूमात है। वो कहते हैं आपने इंतखाबी मुहिम ही नहीं चलाई, ना बैनर ना कोई और चीज। आप और तैमूर तालपुर साहब की पार्टी मिले हुए थे, आपको पता था इलेक्शन कैंसिल होने। अच्छा, मैं अभी आपको एक रिजल्ट बताता हूँ कि ये जो दूसरा फेज है इसमें कोई 900 उम्मीदवार जो है ना वो यूनानिमसली इलेक्ट हुए हैं।
कराची में? जिसमें से शायद सब हैदराबाद और कराची में, जी ठीक। और उसमें ज्यादातर तादाद पीपल्स पार्टी की है और पीटीआई उसमें चौथे नंबर पर है। ठीक। फर्स्ट फेज में इंटीरियर सिंध में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, आप सिंध की बात कर रहे हैं, तो भाई पहले फेज में तो सिंध से आप वैसे ही रिजेक्ट हुए हैं। अब आ जाए यहाँ पर कि एमक्यूएम ने कितनी कैंपेन चलाई है, देखें फिरदौस भाई, ना हमारे पास फॉरेन फंडिंग केस चल रहे हैं हम पर, ना हमारे पास बाहर से पैसे आते हैं, ना हमारा शौकत खानम मेमोरियल के जरिए कोई फंड आता है। हमारा यूसी चेयरमैन गरीब आदमी है, वो 1,50,000 1,50,000 पे अपने झंडे लगाता है। हम जो पार्टी उससे फंड कर सकती है वो कर सकती है, आप जितना पैसा ही नहीं हमारे पास, जमात इस्लामी जितना पैसा है ही नहीं हमारे पास। तो ये बात दुरुस्त है आपकी कि आपके जल से करोड़ों रुपए के हैं। मैं तो एक दफा जज्बात में ये भी किया गया था कि खान साहब अपने जो 14 एमएनए इनको एक एक पंप दे देते ना डी वाटरिंग का बड़ा बड़ा, और जलसों एक जलसे का खर्चा कर लेते, तो शायद कराची में एमएनएस नजर आ जाते आपके, पानी कम से कम निकासी आप करते हुए। वो तो आपकी बात दुरुस्त है। वो हलीम आदिल शेख साहब हमारी तो खड़े होते हैं कंप्लेंट, हर जगह पे, जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ हलीम आदिल शेख। वो पानी में खड़े होते हैं, पानी निकालने के लिए कुछ नहीं करते। कितना पैसा इधर साहब वो तो आपको चप्पल चला रहे थे। एक एमएनए ने करोड़ रुपया लिए एमक्यूएम के। इधर भाई वो कह रहे हैं आपके एमएनएस ने भी 150 करोड़ रुपए, और कराची वालों ने भी 150 करोड़ रुपए इजहार साहब आपके एमएनएस ने लिया। फिरदौस साहब कह रहे हैं हर साल 40 करोड़ रुपए फी एमएनए मिला है, 3 साल के 120 है, और उसके अलावा इजाफी स्कीम दी गई है। क्या किया इन्होंने? 120 करोड़ रुपए फी एमएनए। ख्वाजा इजहार साहब, फिरदौस भाई सुन तो, आपके हर एमएनए को मिला है। अच्छा भाई हमारे तो कराची में 4 थे ना, वो जो 16 एमएनए उनको 120 करोड़ रुपए से कंट्रोल तो करे। वो फिरदौस साहब वो कह रहे हैं भाई हमारे तो 120 करोड़ है, आपके तो 14 एमएनए थे, उनका हिसाब करके बताया आप वो कितना। आप मुझे मकबूल को दे देते। फिरदौस साहब कहते हैं 14 एमएनए का हिसाब भी तो होगा ना, अगर हमारे 4 का होगा तो। चले फिरदौस भाई, 3.5 साल मजे ले लिए ना खान साहब ने, आप लोगों ने छोड़े, हम दफा करें, हम अगली बात करें। चलो यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। और ये भी कि ये जो सेलेक्ट कमेटी है इसका कोई रिजल्ट निकलेगा, लोकल गवर्नमेंट का जो बिल है उसके ऊपर कोई कंसेंसस की उम्मीद नज़र आती है, और कब तक, इस पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। वेलकम बैक नाज़रीन। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ख्वाजा इजहार साहब और नवाबजादा तैमूर तालपुर साहब मेरे मेहमान हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, पीपल्स पार्टी और आपका एग्रीमेंट भी हुआ, चीज़ें भी हुई, ये था कि जी ये लोकल बॉडीज़ पे आपका कंसेंसस हो जाएगा, 30 डेज़ में हो जाएगा। ये तो अब महीनों का मामला हो गया और ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल डेडलॉक है, कुछ भी नहीं है। लोगों को ये तवक्को थी कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। आपने भी लोगों से कहा कि हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमें गवर्नरशिप नहीं चाहिए, हम मसाइल की चीज़ें और वो चीज़ें जो चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी हासिल हो, तो वो नज़र नहीं आ रही कहीं पे कि आपने कुछ हासिल किया 3.5 महीने में। देखिए यही बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। जब ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जा रही थी तो यही गवर्नरशिप, पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत हमें वहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में भी ऑफर हुई थी और आप भी वहाँ मौजूद थे अगर आपको याद हो। जी जी। तो ये वजारतें, गवर्नरशिप, ये हम बिल्कुल नहीं, और हमारा हक भी है, हम क्यों वजीर आला ना बने। हमने क्या दूसरों को वजीर आजम बनाने का ठेका लिया हुआ है? हमने क्या दूसरों को फेडरल मिनिस्टर बनाने का ठेका लिया? भाई हम इस शहर के बेटे हैं, हमारा हक है, हम भी मिनिस्ट्रियां लें, हम भी वजारत आला लें। लेकिन जब निज़ाम ठीक नहीं है, वो निज़ाम जो कराची का है वो पूरे पाकिस्तान का निज़ाम वही है, उस निज़ाम को अगर हम ठीक कराने में कामयाब हो जाते हैं इस दबाव के तहत वजारतें ना लेकर, तो मेरा ख्याल है हमारी वो जीत। हाँ ये ज़रूर है, डिले हो रहा है, डिले टैक्टिस हो रही है, कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ से लोग हैं, कुछ हमारी तरफ से लोग हैं, जाहिर है अपनी अपनी राय पे कायम हैं, तो वहाँ बीच का रास्ता निकालना थोड़ा मुश्किल और दुश्वार होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बिल्कुल कह दूं, आज भी हम अदालतों से बैकआउट नहीं हुए हैं, आज भी सेंसस पे हम अदालत में मौजूद हैं, आज भी हाई कोर्ट में कई पिटिशंस हमारी मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के साथ हमने एक वर्किंग एडजस्टमेंट करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अपने मौक़िफ़ से हम पीछे नहीं हटे हैं। ऐसा नहीं है कि हम वजीर आजम बनाकर हमने किसी को जो है ना हमने बिल्कुल ही हथियार डाल दिए, ऐसा नहीं है।
जो हमने ग्रीन, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल क्लीन चिट, इमरान खान साहब को दी थी, वो हमने शहबाज शरीफ साहब को नहीं दी है। जो ना तजुर्बेकार काबीना, जो अपनी यूसी के इलेक्शन हार गई थी, वो फेडरल मिनिस्टर बने, हमने उनको जो ग्रीन चिट दी थी वो हमने शहबाज शरीफ साहब की काबीना को नहीं दी है, ना मुराद अली शाह साहब को दी है। तो ये इजहार साहब, फिर ये जो इतना सियासी बड़ा बोझ आपने उठाया है, अगर कोई चीज़ कनेक्ट नहीं होती या मटेरियलाइज नहीं होती तो आप इसका तो बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। नहीं हाफिज तारिक साहब, हमें क्यों नुकसान उठाना पड़ेगा? कराची के लोग नहीं जानते कि 3.5 साल में 1100 अरब रुपए के पैकेज, 162 अरब रुपए के पैकेज, और अगर एमएनएस को आपने 120 करोड़ रुपए दिए, तो भाई अपने एमएनएस से पहले पूछो तो कि ये लगे कहाँ हैं। हम अपने एमएनएस से पूछ रहे हैं, हमें तो पता है कहाँ लगे। और दूसरी बात ये कि आपने मजीद एक बूंद पानी के लिए एक मीटिंग नहीं की K4 के लिए, एक मीटिंग। मैं चीखता रहा, आप मौजूद थे, फिरदौस भाई मौजूद थे, मैं गवर्नर हाउस में प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ पैर जोड़ता रहा कि मुराद अली शाह साहब आपको पसंद है या ना पसंद है, काउंसिल ऑफ कॉमन की मीटिंग करें सीसीआई की, और बराए मेहरबानी K4 करें। नहीं किया आपने। अच्छा, अब मसला ये, कराची का मसला एमक्यूएम क्यों उठाए? वही बाकी जमातें आपने आती है ना फसली बटेरों की तरह, जिस तरह बारिश में मेंढक निकल आते हैं, इलेक्शन में सारे मेंढक आगे ना वोट मांगने, और भाई करो ना काम। वजीर आजम तुम्हारा आ जाता है, वजीर आला तुम्हारा आता है, कराची में करो काम। एमक्यूएम को फेल कर दो, एमक्यूएम को नाकाम कर दो कराची में काम करके। न्यू कराची से लेकर लांडी तक, उरंगी से लेकर कोरंगी तक काम करो। कोई जमात काम नहीं करती है, सिर्फ बातें बातें बातें। मैं फिरदौस साहब इस पे ज़रा जवाब देना चाह रहे हैं, मगर तैमूर साहब अगर आप इस पे कमेंट कर दें कि ये डेडलॉक वाली जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब ने तो बड़े दिल से कहा था और ये तासुर दिया था कि जी अब मैं पुरानी चीज़ों को दफन करना चाहता हूँ, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी साथ चलें। ये आप लोकल गवर्नमेंट के एक बिल के ऊपर भी जो है वो अभी तक कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सके, और आपके यहाँ ऐसे लोग हैं, ये तासुर जाते हैं कि जिनको लगता है कि जो निज़ाम एमक्यूएम रेकमेंड कर रही है वो उनकी पॉलिटिक्स को या कॉन्स्टिट्यूंसी को सूट नहीं करता, इस वजह से आप हर्डल्स पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे बिल्कुल मुमकिन है कि कोई हमारा ऐसा एमपीए होगा या कोई हमारा ऐसा कैबिनेट कुलीग होगा जिससे ये चीज पसंद ना हो या जो इस चीज से एग्री ना करता हो। पर बात मेरी पसंद या नापसंद की या किसी और की पसंद या नापसंद की नहीं है, बात आसिफ अली जरदारी साहब के अहकामात की है। हमें बहुत वाज़े, बहुत अहकामात क्लियरली मिले हैं कि हमें एमक्यूएम के साथ चलना है, हमें एमक्यूएम के साथ एडजस्ट करना है उसे अपने साथ। और सबसे खसूसन जो उनका मेन पॉइंट बहुत क्लियर किया गया है हमारी कमेटी को भी, कि जो हमने कमिटमेंट्स किए हैं वो कमिटमेंट्स हम फुलफिल करेंगे। तो लिहाजा मेरे ख्याल से ये ख्वाजा साहब को नहीं सोचना चाहिए कि कौन क्या सोच रहा है या किसकी क्या इंटरेस्ट है। बात पार्टी की है, बात पार्टी की क़यादत की है, और क्या बात पार्टी की क़यादत की जो तरफ से हमें हुक्म मिला हुआ है उस पर है। और मैं बहुत सिंसियरली ये बताना चाहता हूँ कि हम इस चीज में बहुत बहुत वाज़े तौर पर सिंसियर हैं, और हम जो हमने वादे किए हैं उनको कमिट करना चाहते हैं और करेंगे, चाहे किसी का बीच में कोई भी जरूर इंटरफेरेंस हो। हाँ, ये बात बहुत खटकती है हमारे पीटीआई के दोस्तों को, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठा काम कर रही है, और ये खटकती रहेगी। क्योंकि इस तलाक के बाद जो है ना, इमरान खान साहब अकेले रह गए हैं और कोई उन्हें साथ के लिए मिलना नहीं है। जितने उनके इत्तेहादी थे उनको छोड़ चुके हैं, जो उनके अपने एमएनएस एमपीएस थे मेजॉरिटी छोड़ चुके हैं। और एक बड़ी जबरदस्त खबर मिलेगी आपको आज कल में, जब चीफ मिनिस्टर पंजाब का इलेक्शन होगा, कि और भी कई इनके एमपीएस गुरेज करेंगे वोट देने से अपने लीडर की गलतियों की वजह से। चलें फिरदौस साहब, आप जरा ख्वाजा इज़हार पे साहब की जो गुफ्तगू है उस पर कमेंट कीजिएगा। मगर इज़हार साहब, जिस तलाक का जिक्र तैमूर साहब कर रहे हैं, इस तलाक के बाद रुजू की गुंजाइश है या ये अब मामला मुकम्मल खत्म हो गया है? भाई मसला ये है कि सियासत में दरवाजे तो बंद करते नहीं है। ठीक। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि पीटीआई से हमारे इख्तिलाफ इस हद तक हों जो दुश्मनी का तासुर दे। ठीक है, लेकिन आप हमारे जलसों में और इनके जलसों में ये फर्क देख लें कि हमारी तकारीर में और उनके लबो लहजे में एक सियासी शऊर का फर्क जरूर है। चलें, ठीक। तो हम इस बात का एहतराम रखते हैं और रखेंगे भी। चलें फिरदौस साहब, आप ख्वाजा इज़हार साहब ने जो गुफ्तगू की थी उस पर कमेंट कीजिएगा तो फिर हम। पहली चीज मैं ख्वाजा साहब से ये उम्मीद रखता था कि वो हक गोई से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, उसको ये टिल्ट जरूर दे सकते हैं,
नहीं, वो उम्मीद 1100 अरब के उम्मीद पैकेज में बरकरार है या उम्मीद 705 मतलब दम तो नहीं तोड़ गई फिरदौस साहब? मैं पहले जरा हिसाब दे दूं और इनकी याद हानि करा दूं और तय में उठा दूं। 1100 अरब जो था वो ज्वाइंट पैकेज था फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का। ठीक। फेडरल गवर्नमेंट ने 705 अरब रुपए लगाने थे। K4 वाले के तीसरा ऊपर मैंने मनसूबा प्राइम कराची- मिनिस्टर साहब के सामने बात की, आप भी वहां पे मौजूद थे, ख्वाजा इज़हार साहब कह रहे हैं। जी मैं तो बता रहा हूँ K4 पे भी आता हूँ ना। अभी K4 का मंसूबा हमने लिया, फेडरल गवर्नमेंट ने लिया, पीटीआई की गवर्नमेंट ने लिया कि हम इसको मुकम्मल करेंगे। उस 2020 से अब तक क्या हुआ, वापडा को दे दी गई जिम्मेदारी। वापडा ने उसकी कंसल्टेंसी दी, किसी को अवार्ड की, उसने डिजाइन भी वैल्यूएट किया, डिजाइन चेंज भी किया और चेंज डिजाइन के अंदर जो है क्लोज सिस्टम लगाया। क्लोज सिस्टम का मतलब ये है कि पाइप सिस्टम लगाया, ओपन चैनल नहीं लगाए। और उसके बाद कंसल्टेंट ने डिजाइन करके टेंडर भी किया और टेंडर जो है वो हुआ और कॉन्ट्रैक्टर चुन लिया गया और उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ। उसके बाद पीटीआई की हुकूमत चली गई। ठीक। लेकिन ये काम हुआ और बाकायदा डेट तय हो गई थी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर ने एग्री किया था कि वो जो है 30 सितंबर को K4 का पार्ट 1 मुकम्मल कर देगा। हमने और ख्वाजा इज़हार साहब भी मौजूद थे उस मीटिंग में, रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ट्रैक्टर से कि पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त की बड़ी अहमियत है, आप ये 30 सितंबर वाली डेट को 14 अगस्त 2023 कर लें। सही। तो K4 का मंसूबा अगर उसकी फंडिंग जारी रही, इन्हीं ने जारी रखवाई ये शहबाज शरीफ से और ये उसी डिजाइन के लिहाज से चला, ठीक। तो 2023 में इस मंसूबे को मुकम्मल होना चाहिए। अब अगर इज़हार साहब नहीं ये होगा, ऐसा ये तो 14 इसके लिए अगस्त जिम्मेदार 2023 को MKM और मुकम्मल हो PPP जाएगा। अब तो की फंडिंग को नहीं होगी। कंटिन्यू करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर शॉर्टी कहते क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। 3 साल का बजट उठा दोनों लें, की है, 3 साल का बजट उठा लें। दोनों की है, ये इसीलिए सारी दोनों बातें पार्टियां कागज वफाक में 3 साल का बजट हिस्सेदार उठा हैं। लें। जी इज़हार साहब। अच्छा, मुझे अब अगर शॉर्टली फिरदौस अफसोस के साथ K4 पे एक जी इज़हार साहब। मैंने कहा 3 साल का बजट उठा लें, K4 पे 1 रुपया नहीं रखा गया, एलोकेट ही नहीं हुआ। ठीक। इस बार हमने रखवाया जबरदस्ती। ठीक। अब ये डिजाइन विजाइन ये सब तक कागज की बातें ना, आवाम को तो पानी चाहिए। ठीक। मुझे शॉर्टली फिरदौस साहब, अब ये जो लोकल गवर्नमेंट सेलेक्ट कमेटी, मुझे अगर आप वन लाइनर बताएं कि ये अब इस मसला हल कैसे होगा, वरना तो आप कमेटी खेलते रहेंगे। जी फिरदौस साहब। और ये मिल जाने के बाद जो है जो कुछ एग्रीमेंट करके लाएंगे वो पास कर देंगे और बाकी पार्टियों को खुटे लाइन लगा देंगे। जी दोबारा फरमाइएगा, आप क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और MKM जो है वो अपना एक ड्राफ्ट बनाएंगे और वो सेलेक्ट कमेटी में वही अप्रूव होगा? रख के वही अप्रूव कर देंगे। हमने सारे बिल यूं ही अप्रूव होते हुए देखे हैं, 2 मिनट 3 मिनट में। हमारे बिल को कंसिडर ही नहीं कर रहे। अब MKM का बिल तो कंसिडर हो रहा है बिहाइंड द सीन। अच्छा ठीक। एक बात लेकिन बताऊं हमारा फिरदौस नहीं हो भाई, रहा। जी इज़हार साहब। फिरदौस भाई बड़ी हैरान कुन बात आपको बताता हूं। इस बिल को 2013 में पीटीआई के 3 अरकान ने पीपल्स पार्टी के साथ पास किया था और उस वक्त सिर्फ वाहिद MKM अपोजिशन में थी और MKM ने मुखालफत की थी। खुर्रम शेर जमान, डॉक्टर समर और आपकी जो खातून MP है, आप तीनों ने 2013 के बिल को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पास किया था। ये एक माजी की एक रिवायत आपने डाली, मैं याद दिला रहा हूं। मुझे अगर इजाजत दें, जी फिरदौस साहब। 18वीं तरमीम के अंदर आपने 18वीं तरमीम को पास किया था और हमें उसके फख्र है। अंदर आपने 140 का कोई जिक्र के तहत कुछ नहीं करवाया और जो कुछ सूबे के साथ साथ हो रहा है PFC कुछ नहीं रखवाई। आप भी एतराफ करते हैं गलती हुई, चले भाई, मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से एतराफ करने के तैयार हूँ कि उन्हीं ने नहीं, PPP अभी पे तो 18वीं भरोसा तरमीम करके फख्र है, हमें बड़ी क्यों गलती हुई की। है? नहीं वो कहते हैं हमें तो बहुत 140A आपने नहीं रखवाया, लेकिन फिर आप सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में गए 140A के ऊपर। करना चाहिए था। वो कहते हैं हमारी पार्टी, मैं एतराफ़ करता हूं हमारी पार्टी ने गलती की। फिरदौस साहब ने कहा ये तो बड़ेपन की बात है कि कहते हैं मैं अपनी पार्टी की गलती का एतराफ़ करता हूं। ये तो एक गलती गिनाई है मैंने, और भी गिनाता रहूंगा अगले प्रोग्राम में। उसके लिए मिलना पड़ेगा आपको फिरदौस भाई के। एक और बता दूं। अच्छा इज़हार साहब, वन लाइनर, ये सेलेक्ट कमेटी से आपकी उम्मीद कब तक है कि ये लोकल गवर्नमेंट का आप और पीपल्स पार्टी का कंसेंसस हो जाएगा?
देखिए मेरा ख्याल है कि दरमियान की राह निकालनी पड़ेगी, कोई ठीक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि अवाम को इख्तियार चाहिए। ये 5 लाख रुपए का यूसी चेयरमैन किसी काम का नहीं होता। ठीक है। जरदारी साहब के साथ हमने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन फाइनल किया है, ठीक। उसके क्राइटेरिया फाइनल किए हैं, एक आध चीज रह गई है, रेवेन्यू 10% हमने करवाया हर जिले का, जी। अब उस पर अमल दरामद होना है। मेरा ख्याल है इस पर संजीदगी आ जानी चाहिए। लेकिन और अभी भी हमारी आप वक्त देने की पोजीशन में नहीं है कब तक ये मामला निकल जाएगा, अभी भी जो 30 नहीं, दिन मैं बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं हूँ। ये मेरा ख्याल है जिम्मेदारी खालिद भाई और आसिफ अली जरदारी साहब के ठीक। कांधों पे ज्यादा है। तैमूर साहब लास्ट सेंटेंस जी, प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। कोई उम्मीद है आपको? ख्वाजा इजहार साहब कहते हैं अभी मैं टाइम तो नहीं दे सकता। जैसे बात की फिरदौस शमीम नकवी ने, तो उसने सही कहा कि एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला सब मसाइल हल कर देगी। और जिसको अवाम ने खुले लाइन लगा ली और जिस न्याजी को अवाम ने वो खुले तंज लाइन कर लगा रहे ली थे, और आप जिस पीटीआई संजीदा को ले अवाम लिए। ने जो खुले वो तंज कर रहे थे, आप संजीदा ले रहे। तैमूर तालपुर साहब, ख्वाजा इजहार साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।